एस्पायरेंट्स, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के नेशन दिस मंथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को लेते हुए आज देखेंगे और इसे आप सभी नोट डाउन करते जाएं और बाद में रिवीजन करें। पहले हम लोग देखते हैं आज जो फर्स्ट टॉपिक्स है कि नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है एक हायर एजुकेशन इन इंडिया पर एक रिपोर्ट जो है जारी किया है। तो यह क्या रिपोर्ट है इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले सबसे थोड़ा ब्रीफ देख लें नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में जान लें। तो पहले जानते हैं नीति का स्टैंड फॉर क्या होता है। स्टैंड फॉर अगर बोला जाए तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग। यह जो है योजना आयोग, जो पहले जो योजना आयोग था उसके जगह पर नीति आयोग जो है वो आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक्चुअल में क्या है कि जब देखा गया कि योजना आयोग बहुत कारगर नहीं है तो उसके जगह पर जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए की सरकार में 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। अब इसका मेन मोटो यानी कि कहने का मतलब क्या, इस्टेब्लिशमेंट ये कब होता है, यह जो है 1 जैन 2015 को जो है इस्टेब्लिश्ड किया जाता है। इसका थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। इसको क्या है, थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग पहले योजनाएं बनती थी उसके अनुसार इम्प्लीमेंटेशन होता था। लेकिन इसमें क्या है, इस थिंक टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले कोई भी मैटर अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके पहले उस पर विचार किया जाता है, थिंक किया जाता है, तब जा कर के कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी जो कि आगे विकास के लिए ज़रूरत है जो भी है उसमें इसका योगदान किया जाता है। इसलिए इसको जो है थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि इसको बॉटम टू टॉप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पंचायत लेवल से प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है और ऊपर जो है सेंट्रलाइज तक जाती है। इसलिए इसको जो है बॉटम से यहाँ से स्टार्ट होकर के टॉप तक माना जाता है, इसलिए इसे बॉटम टू टॉप कहा जाता है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। इनके चेयरपर्सन पीएम होते हैं। अभी प्रेजेंट में जो है इसका वाइस प्रेसिडेंट जो बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका प्रेजेंट में वह कौन है, तो सुमन बेरी जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सीईओ जो है, सीईओ कौन है इसके, तो इसको जो है BVR सुब्रमण्यम है ना, BVR सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हैं, सुब्रमण्यम साहब। तो ये इसका ब्रीफ हो गया। अभी एक रिपोर्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये हायर एजुकेशन इन इंडिया का एक रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में है। अभी देखते हैं इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या क्या है, इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते। यह रिपोर्ट जो है दिसंबर में दिया गया था, निश्चय ही 12 दिसंबर को दिया, नीति आयोग ने लॉन्च किया इस रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट को जो टाइटल नाम जो दिया, टाइटल क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्टस, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। मीन्स क्या है, इस रिपोर्ट में यह टाइटल दिया गया प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। इसमें क्या है मुख्य रूप से देखिए, इस रिपोर्ट्स में प्रेजेंट किया गया है 22 पॉलिसी रिकमेंडेशन किया गया है ना।
और 76 एक्शन पाथवे उनके, और 125 जो है पेट्रोमैन्स सक्सेस इंडिकेटर्स का यूज किया गया है, अलॉन्ग विथ 30, इसमें कितना है तो 30 इंडियन ऑन ग्लोबल प्रैक्टिसेस करेंटली परस्यूड, कुल मिलाकर के 30 इंडियंस और उसमें ग्लोबल्स लेवल का जो प्रैक्टिसेस है उसको इसमें शामिल करके रिपोर्ट को देखा गया है। और इसमें जो है 5 थीम, इसके जो है 5 थीमेटिक एरियाज है। 5 जो थीमेटिक एरिया में क्या क्या है, स्ट्रेटजी, रेगुलेशन, फाइनेंस, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, आउटरीच एंड curriculum and culture for making India the global hub of higher education and research by 2000। दैट मीन्स क्या है, इसका मेन जो है 2047 तक जो है भारत को ग्लोबल हब के रूप में एजुकेशन के सेक्टर में लाने का जो हमारा मिशन चल रहा है, मिशन 2047, उसी के अंतर्गत जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया कि उसके लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, तो देखते हैं कि इसके रिकमेंडेशन रिपोर्ट में क्या है कि इसमें जो कैंपस विद इन कैंपस मॉडल लाया जाएगा। कैंपस विद इन कैंपस का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ जो कोई यूनिवर्सिटीज़ है, कहीं पर हमारे देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी एक बाहरी यूनिवर्सिटीज़ का कुछ ना कुछ कैंपस खोला जाएगा, इसलिए इसी को कैंपस ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। सेटिंग अप भारत विद्या कोष $100 बिलियन नेशनल रिसर्च, दैट मीन्स क्या है, एक जो है भारत विद्या कोष में जो है $10 बिलियन का जो है वो रिसर्च के लिए जो है वेल्थ फंड का व्यवस्था किया जाएगा, रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट जो है इसी में आपको विश्व बंधु स्कॉलरशिप भी लाया जाएगा। यह जो है मुख्य रूप से विश्व बंधु स्कॉलरशिप जो है अट्रैक्ट करेगा कि इसको फॉरेन, अगर कोई फॉरेन से स्टूडेंट आता है हमारे यहाँ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए जो है विश्व बंधु स्कॉलरशिप किया गया है। और इसके अलावा जो फेलोशिप, जो रिसर्चर होंगे उनके लिए भी ये जो इसी के अंतर्गत फेलोशिप की व्यवस्था की गई है। अब है भारत की आन, ये जो है भारत की आन का मतलब हुआ एलुमनी एम्बेसडर नेटवर्क। दैट मीन्स क्या, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा और वह जो है वह स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ पढ़ करके वो टॉप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पर एक एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। यानी यहाँ पर आया, जो भारत में आया, यहाँ पर पढ़ा और यहाँ पर कोई एजुकेशन, वो फेलोशिप लिया, कुछ भी लिया और हायर एजुकेशन ग्रहण किया, तो वो कुछ ही दूसरे यूनिवर्सिटी में जब हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एज ए एम्बेसडर की भारत में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा तरह से एजुकेशन होता है, इसको वहाँ पर वो सभी प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें है कि ऑन द लाइन ऑफ इरेमस प्लस प्रोग्राम ऑफ यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में प्रोग्राम चल रहा है जो है इरेमस प्लस, उसी के तर्ज पर, यानी कि यू में जो है जो चल रहा है प्रोग्राम, उसी के तर्ज पर किया गया है क्या, मल्टीलेटरल एकेडमिक मोबिलिटी फ्रेमवर्क है ना, इसी के तर्ज पर जो है, जैसे कि एशिया, आसियान जो कंट्री है भारत का, आसियान मतलब एशिया का, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक, ये सभी मिल करके या ये सभी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर्स हैं, इसी के जैसे ईयू पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ईयू में, उसी तर्ज पर जैसे ब्रिक्स हो गया तो ब्रिक्स भी एक प्रोग्राम चलाएगा जो कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देगा। और उस प्रोग्राम का जो नाम दिया गया है कॉल्ड एज टाइगर फ्रेमवर्क जो है नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, इसी में आगे हाईलाइट किया है कि अभी जो है की ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन सेक्टर, अभी हमारे यहाँ क्या है कि 1:28 का रेशियो है, यानी कि अगर यदि भारत से 28 स्टूडेंट अगर आउट जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, और मात्र 1 स्टूडेंट जो है फॉरेन से हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए
आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा गैप है। दैट मीन्स क्या है कि ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है हमारे लिए। तो इस सभी को ठीक करने के लिए ये सारी व्यवस्था और रिकमेंडेशन रिपोर्ट लाया गया है। नेक्स्ट है कि अभी जो सिचुएशन है कि इंडियन स्टूडेंट जो ओवरसीज ट्यूशन के लिए जाते हैं या जहाँ जो पढ़ते हैं, उसमें जो खर्च होता है ट्यूशन फी वगैरह में, वो जो खर्च हो रहा है वह रिप्रेजेंट अबाउट 2% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। देखिए कितना मतलब विगम्बम परिदृश्य है ये, कि जीडीपी का जो हमारा जीडीपी है उसका 2% जो है हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वहाँ ट्यूशन फी के रूप में हम लोग दे रहे हैं विदेश में। और अगर वो व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाती है तो वो तो भी बच जाएगा ना हमारे यहाँ। नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं कि और हायर एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर वगैरह करते हैं अब्रॉड में जा के हम लोग, वो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इन फिनेंशियल। दैट मीन्स क्या है कि जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट जो जाकर के एक्सपेंड करता है वहाँ पर, उसका 75%, समझ रहे हैं, जो हमारा ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट होता है, जो व्यापार घाटा है, उसका 75% हम लोग विदेश में जाकर के खर्च कर रहे हैं, अपना मनी को वहाँ पर दे रहे हैं। तो यह भी काफ़ी जो है एक विषय बन जाता है किस तरह का, तो चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए ये सभी फैक्ट्स को आप नोट डाउन करके रखेंगे, अगर आप मेंस एग्जाम लिखते हैं तो वहाँ पर ये डाटा के रूप में आप काम आएगा इसके। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग इसी में कि इंडियाज आउट बाउंड स्टूडेंट आर कंसर्न इन हायर इनकम स्ट्रेटजिक होस्ट कंट्रीज सच एज यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्या है कि अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का जो है काफ़ी क्या बोला जाए, कंसनट्रेट हाई इनकम स्ट्रेटजी के लिए हम लोग इतना स्टूडेंट हमारे यहाँ से जाता है। अभी क्या हमको देख करना है कि रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया है कि 2047 तक इंडिया कुड हैव मैनी, दैट मीन्स 7.89 लाख से 11 लाख तक जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है हमको एस्टिमेट किए हैं कि यहाँ पर आना चाहिए। लमसम 11 लाख का स्टूडेंट जो हम लोग एस्टिमेटेड किए हैं 2047 तक में हमारे भारत में आकर के एजुकेशन ले। इस तरह से जो है इस रिपोर्ट पे काफ़ी अच्छा किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं आगे, अंजा द्वीप। अंजा द्वीप क्या है भाई, तो अंजा द्वीप को देख लीजिए, यही है अंजा द्वीप। देखिए अंजा द्वीप जो है एक वाटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अंजा द्वीप वाटर एयरक्राफ्ट है। इसको जो है नाम दिया गया है, ये 4th सर्वे वेसल्स लार्जेस्ट है सेलो वाटर में, मतलब छिछला पानी जहाँ पर होता है ना वहाँ पर भी ये रुक करके काम कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया, अंजा द्वीप देखिए, अंजा द्वीप जो है यह 3rd 8 ASW और SWC एंटी सबमरीन वेलफेयर सेलर वाटर क्राफ्ट है। ये इसको जो है कोलकाता में शामिल किया गया है। कलकत्ता वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी इन चेन्नई। दैट मीन्स जो है ये चेन्नई में जाकर के इसको शामिल कर दिया गया है। कोलकाता का ये कंपनी है, बिल्ड बाय द, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नाम रख लीजिए यार, गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग। कहाँ का कंपनी है, तो कोलकाता की कंपनी है। और यह इंडियन नेवी में इसको जो शामिल कर दिया गया है, किसको, तो अंजा द्वीप को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और कुछ खास नहीं, ये थोड़ा सा जान लीजिए। अंजा द्वीप जो द्वीप है वो आइसलैंड है, कहाँ पर है, तो लोकेटेड है कोस्ट ऑफ कारवार कर्नाटका, उसी के नाम पर जो है इसका नाम अंजा द्वीप रखा गया है। इसकी जो शिप है, वो शिप की जो लेंथ लंबाई है वो 77 मीटर, 77 मीटर जो है इसका लेंथ हो जाता है, ठीक है, नेवल में शामिल किया गया है। ये इसका फोटो हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अच्छा एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट हो जाता है कि इसका जो 80% जो इसको बनाया गया है 80% इंडिजीनियसली है, मतलब घरेलू हमारा जो इंडिया का ही इसमें मटेरियल यूज किया गया है, इंडिया का 80%, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपको तारागिरी। तारागिरी क्या होता है, तारागिरी को देखिए, आइए देखते हैं तारागिरी को। तारागिरी का एक यहाँ पर पिक्चर हमने लगाया है, देखिए 4th नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रैगेट तारागिरी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी एट मुंबई।
दैट मीन्स क्या है कि ये मुंबई का जो नेवल यार्ड है उसमें इसको शामिल किया गया है। यह जो है पनडुब्बी है, एक तरह से पनडुब्बी है। और इस पे वार के लिए जानते ही हैं, पनडुब्बी जो जाता है तो पनडुब्बी क्या करता है, उस पे लैंड होता है, कोई भी जहाज़ लैंड किया जाता है, मतलब मुख्य रूप से युद्ध के लिए इसको छुप छुपा करके समुद्र के अंदर ले जाया जाता है। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, क्या नाम हो गया, तारागिरी। तारागिरी को जो है इंडियन नेवी को स्टिल दिया गया। तारागिरी यार्ड जो है इसका है 12653, यार्ड 12653। ये कितना था, चौथा शिप है अब नीलगिरी क्लास का। नीलगिरी क्लास का जो है फोर्थ चौथा शिप था। इसको P-17A यानी पी प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है इसको नाम इसको रखा गया है। और इसमें जो है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। और वाज डिलीवर्ड टू, बनाया गया किसके द्वारा, मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है इसके द्वारा बनाया गया है। और इसको दिया गया किसको, नेवल शिपयार्ड को मुंबई में इसको कर दिया गया। अब इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, INS नीलगिरी वाज कमीशन इन इंडियन नेवी इन जनवरी 2025। INS वही नीलगिरी जो है, और INS उदयगिरी, INS हिमगिरी वाज कमीशन इन इंडियन नेवी 2025। अपार्ट फ्रॉम तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी, ये सभी जो है इसमें पहले भी शामिल किया जा चुका है, इसलिए इसको दिया गया। ये हो गया नीलगिरी आपका। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है IGC कमीशन फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्या। अमूल्या जो है यह भी एक तरह का जो है आपको, ये हो गया अमूल्या को देखिए, यह जो है अमूल्या है। अमूल्या भी एक तरह का जो है वेसल है। वेसल जो है वो पेट्रोल वेसल है अमूल्या। इसको क्या किया गया है, देखिए यह एक आई थिंक युद्धपोत है, कोस्ट गार्ड का है। कमीशन फास्ट पेट्रोल कोस्ट गार्ड शिपयार्ड अमूल्या, है ना, शिप है ये। क्या है भाई, पूछ देगा अमूल्या क्या है, तो शिप है। यह थर्ड ऑफ सीरीज ऑफ 8 न्यू जनरेशन अदम्या क्लास। अदम्या क्लास का जो है ये थर्ड जनरेशन है। इसको जो है फास्ट पेट्रोल वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको कमीशन किया गया कहाँ पर, इसको जो है शामिल कर दिया गया, तो गोवा में। गोवा में 19 दिसंबर 2025 को गोवा में शामिल कर दिया। अभी इसका मेन जो इम्पोर्टेंट जो होता है 60% इंडिजीनियस, यानी 60% इसमें जो है इंडियन साजो सामान सभी चीज़ लगाया गया है। और जो है ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो गोवा का है, अमूल्या विल बी बेस्ड एट प्रदीप ओडिशा में जो है बेस्ट प्रदीप, और ओडिशा में इसको जो शामिल किया, यानी उड़ीसा में इसको रखा जाएगा। ये कोस्ट है ना, कमांडर कोस्ट नॉर्थ ईस्ट में लिखा गया। इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यह एक युद्धपोत था। कौन, अमूल्या के बारे में हो गया। आज हम लोग 4 टॉपिक्स पे चर्चा किए। अब आज हम इसे समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई इशू है तो उसे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आगे फिर हम नेक्स्ट डे इससे आगे अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।